स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और यह हमारी सामान्य ज्ञान से अंतर्गत तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण योजनाओं, नियम, अधिनियम, अधिकार, शारीरिक संरचना और कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इससे आप लोगों को स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए लागू की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बेरोजगारों के लिए, गरीबों और लाचार लोगों के लिए, किसानों के लिए या व्यापारियों के लिए। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो उद्देश्य है वह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसी के साथ याद रखिए कि यह योजना 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर बनाई गई थी और इस योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीणों को पक्के मकान प्रदान करना है। तो जो गरीब और लाचार लोग हैं उनके लिए यह योजना बनाई गई है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति भारत को प्राप्त करना, स्वस्थ भारत बनाना, शौचालय मुक्त भारत बनाना या आर्थिक समृद्धि बढ़ाना। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है, जो एक कैसा है, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है? गलियों, सड़कों और जो अधोसंरचना को है उसको साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ याद रखिए कि जो इस अभियान की शुरुआत है वह 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शौचालय मुक्त भारत बनाना। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त राशन कार्ड, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं या लाभ, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त शिक्षा। तो याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और अगर इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और इन कार्ड के जरिए जो कार्ड धारक है हर साल 5 लाख रुपए, याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं या लाभ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन है बच्चे की शिक्षा के लिए, लड़कियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए, लड़कियों के जीवन के लिए, लड़कियों की जीवन सुरक्षा के लिए। तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वह भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है जिसका जो उद्देश्य है वह लड़कियों के प्रति भेदभाव को खत्म करना है और इसी के साथ उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना है और उनकी सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना याद रखिए 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई है। तो इस योजना की शुरुआत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत लड़कियों के जीवन को सुधारने के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत व्यक्तिगत बैंक खाते किसके लिए खोले गए हैं? सभी नागरिकों के लिए, गरीब और अनुसूचित जातियों के लिए, स्वास्थ्य कार्ड धारकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, अर्थात हर परिवार का क्या है, बैंक खाता खोलना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है।
इसी के साथ याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस योजना की घोषणा कब की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई थी। और याद रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की का शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, यह सभी परिवारों के लिए, सभी नागरिकों के लिए है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो दीर्घकालीन रोगियों के लिए, महिलाओं के लिए वित्तीय स्वाधिकार बढ़ाने के लिए, गरीब और बीमार लोगों के लिए निःशुल्क दवाएं प्रदान करने के लिए, गरीब महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा उपायों के लिए। तो याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वित्तीय स्वाधिकार बढ़ाने के लिए है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख में लागू की गई थी? फरवरी 2018, फरवरी 2019, फरवरी 2020 या फरवरी 2021? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 को लागू की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु और माध्यम उद्यमियों को ऋण प्रदान करना, किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, शिक्षा के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे कि PMMY के नाम से भी जाना जाता है, का जो उद्देश्य है वह लघु और माध्यम उद्यमियों को ऋण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई? बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धजनों के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? तो याद रखिएगा, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक पेंशन योजना है, जिसकी शुरुआत असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह 60 साल की उम्र से पेंशन देना है, जो वृद्धजनों के लिए है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह वृद्धजनों के लिए पेंशन देना है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया? टंडन समिति, जया जेटली समिति, समानंदन आयोग या नेहरू समिति? तो याद रखिएगा, जिस समिति की सिफारिश पर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया है, NCRB का, वह समिति है टंडन समिति। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, ममता भूपेंद्र। तो याद रखिएगा, वर्तमान में पूछा गया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो वह है अन्नपूर्णा देवी। जो कि वर्तमान में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976, 1952, 1988 या 1985? तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में की गई थी। और इसका उद्देश्य याद रखिए, महिला और बच्चों को समग्र विकास में बढ़ावा देना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ एक और चीज याद रखिए कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसको मंत्रालय का दर्जा दिया गया 30 जनवरी 2006 को। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया, तो 30 जनवरी 2006 को दिया गया। और इसकी स्थापना, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 11 मार्च 1986 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो याद रखिएगा घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 है। इसके अंतर्गत जो घरेलू हिंसा की परिभाषा है वह धारा 3 के अंतर्गत बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यौन दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता हो, बलात्संग, चार कर्म जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, या वेश्यावृत्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जिसमें पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसकी धारा 3 के तहत जो यौन दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार है, इससे तात्पर्य है ऐसा कृत्य या आचरण जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा है? तो यहाँ पर आप धारा 8, धारा यहाँ पर 8 खा, धारा 8 का और धारा 9। तो याद रखिएगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का जो प्रावधान है में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में बताया गया है वह है धारा 8 खा में। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 8 खा। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जिला कलेक्टर, संभाग आयुक्त, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार? याद रखिएगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह 0 से 6 वर्ष के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का उपबंधन है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह 0 से 6 वर्ष के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का उपबंधन है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोर से अभिप्रेत वह बालक जिसने निम्न में से कौन सी आयु पूर्ण नहीं की है? 16, 18, 21 या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि किशोर से अभिप्रेत है कि वह बालक जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 1986 में किस धारा में किशोर बॉन्ड के बारे में प्रावधान है? तो याद रखिएगा किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत किशोर बॉन्ड के बारे में प्रावधान है वह है धारा 4। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध के बारे में क्या बताया है? जमानती ईआर, गैर जमानती, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है, वह है गैर जमानती। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी किसे कहते हैं? व्यक्ति को व्यापारिक काम के लिए अपहरण करना, बच्चों को अनधिकृत तरीके से शिक्षा देना, व्यक्ति की शारीरिक शोषण के लिए बाध्य करना, व्यक्ति को अनधिकृत तरीके से काम करने के लिए मजबूर करना। मानव तस्करी से अभिप्राय है व्यक्ति को अनधिकृत तरीके से काम करने के लिए मजबूर करना। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? सूलन, पित्तसार, लार, पाचनसार? याद रखिएगा अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए। तो अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अबटू अतिक्रियता या हाइपरथायराइडिज्म, पंचा, रिजेट या मधुमेह। तो याद रखिएगा, वयस्कों में आयोडीन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एसीटीएच हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है अधिवृक्क, वलुक्त से, अधिवृक्क अंतःस्था से, प्यूस ग्रंथि से, पीनियल काय से। याद रखिएगा, एसीटीएच जो हार्मोन है वह प्यूस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। तो ऑप्शन है लवण, इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लूकेगोन। तो याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार पानी पीता है और उसे रुधिर से अतिरिक्त निकालना पड़ता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त दबाव का संधारण, भोजन के पचाने में सहायता, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करना। याद रखिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है वह शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से या अबटू ग्रंथि से। याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। किस ग्रंथि के कारण? थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अनुकारी ग्रंथि या अनुश्री ग्रंथि। तो अलग अलग ऑप्शन है, अनुकारी ग्रंथि या अनुश्री ग्रंथि। तो जब कोई व्यक्ति रोता है और इसके कारण, सक्रियण के कारण उसके नाक से क्या है, जल विसर्जन होता है, यह होता है अनुकारी ग्रंथि के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है उदर में, छोटी आंत में, बक्कल कोटर्न में, एलिमेंट्री कनाल में। याद रखिएगा, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है बक्कल कोटर्न में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की जो ग्रंथि है जिसके कारण पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव नियंत्रित होता है वह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या जिबरेलिन। प्रकाशनुवर्ती संचलन ऑक्सिन के कारण नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? अंडाशय, पीयूष, स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव स्तन ग्रंथि पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंडाशय कौन सा रस निस्सृत करता है? इंसुलिन, पाचक रस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अग्नाशय जो रस निस्सृत करता है वह है इंसुलिन और पाचक रस दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज या अग्नाशय, किडनी या हृदय।
याद रखिएगा, शरीर के जिस जो अंग है खराब होने से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है वह है पैनक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? यकृत, गला, कांख, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि का स्थान गला है, यानी कि गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत, अग्नाशय, पेट या दिल? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट अग्नाशय पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या पिट्यूटरी, पित्ताशय। प्रश्न में पूछा गया है कि एक ग्रंथि नहीं है, तो वह है जिगर। अधिवृक्क, पीयूष या पिट्यूटरी, पित्ताशय, ये तीनों ही ग्रंथियां हैं, जिगर ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है फ्रेडरिक बेंटिंग, जेम्स बीको कोलीब, के अब्राहिम, विलियम हॉसलर। याद रखिएगा, इंसुलिन की खोज के लिए जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है फ्रेडरिक बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भनिरोधक गोलियों से में शामिल होता है? ऑप्शन है केवल प्रोजेस्टेरॉन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ना ही प्रोजेस्टेरॉन ना ही एस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा, गर्भनिरोधक गोलियों में जो शामिल होता है वह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल? तो याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेजी हील प्रिंटर? याद रखिएगा, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल की समस्या, परिकलन क्षमताओं एवं बृहद स्मृति क्षमता, बहुआयामी उपयोग? याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के संदर्भ से भिन्न है क्योंकि इसकी परिकल्पना क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी अंक पद्धति पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है बेसिक, कोबॉल, फॉर्ट्रेन, पास्कल। याद रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा पूछा गया है तो वह है फॉर्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। याद रखिएगा, जो फॉर्ट्रॉन है यह प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका जो विकास है वह 1950 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और इसी के साथ याद रखिए, केबी का किलोबाइट के लिए और जीबी का गीगाबाइट के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कोबॉल जो कंप्यूटर भाषा है यह व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव इनमें से क्या है या क्या कार्य है? तो एक स्थिति
द्वितीय भंडार एकक, एक चुंबकीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाला द्वितीयक भंडारक एकक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाला द्वितीयक भंडारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस प्रश्न का। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको से पहले की क्लासेस मिल जाएंगी और साथ ही सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।